नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेबस के अनुसार ही है दोस्तों। बाकी किस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं उसी अनुसार इसे बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा है। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो इनसे दोस्तों ज़रूर प्रश्न आता है कि कौन सा किस भाषा का नहीं है, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। तो यहाँ से प्रश्न आयोग हर बार लगभग लगभग पूछता ही है। तो इनमें से बताना कौन सा तुर्की भाषा का नहीं है, या फिर सिंपल ही आ सकता है कि चेचक किस भाषा का शब्द है 1 नंबर के लिए, या फिर 4 इस तरह के ऑप्शन दे दिए कौन सा नहीं है। तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है, बारूद कहाँ से, बेगम कहाँ से। तो दोस्तों ये तीनों कौन कौन से, चेचक हो गया, बेगम और बारूद, ये तीनों दोस्तों तुर्की भाषा के शब्द हैं। ये पैगंबर जो है पैगंबर, तो दोस्तों ये अरब के पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम ने सुना होगा। पैगंबर दोस्तों ये अरबी शब्द है पैगंबर। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और उर्दू किस भाषा का शब्द है, ये भी पूछ लिया था एग्जाम में। तो उर्दू दोस्तों ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू कौन से उर्दू भाषा का शब्द है, तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। तो उर्दू भी खुद उर्दू का नहीं है। हिंदी भी दोस्तों खुद हिंदी का नहीं है। हिंदी किस भाषा का दोस्तों, हिंदी शब्द जो है वो ये है फारसी भाषा का। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, अर्डिक शब्द निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया, अर्डिग्ध शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया? अव्यय, उपसर्ग, संज्ञा, प्रत्यय। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये अगर माना एग्जाम में होते आप तो ये क्या पूछ दिया, तो इस तरह का भी रहता है। अडिक दोस्तों क्या है, तो अ लगा दोस्तों इसमें उपसर्ग, अडिक, डिक अव्यय तो नहीं, संज्ञा भी नहीं, प्रत्यय भी नहीं, अ दंडिक। अडिक दोस्तों ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा उपसर्ग, क्योंकि अ इसमें उपसर्ग लगा है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उपसर्ग दोस्तों शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। पूछा गया प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? जो जो दोस्तों सिलेबस में है मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर लेके आता हूँ, बाकी मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें सिलेबस में नहीं है। तो सूरदास दोस्तों सिलेबस में है, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, ये सब हमारे सिलेबस में है। तो सूरदास की नहीं है। सूरदास की दोस्तों सूर सागर, जी हाँ, सूर सारावली, सूर लग गया तो वैसे भी आप कर सकते हो। और साहित्य लहरी ये भी इन्हीं का है दोस्तों। ये हो जाएगा सुंदर विलास, ये नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा दोस्तों सूरदास का भरमर गीत, वो भी याद रखिएगा। भरमर गीत किसका है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भरमर गीत सूरदास का ही है। और इसके अलावा दोस्तों वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हो जाएगा सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है किसे, सूरदास को। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, बीपीडी में पूछा गया था 2018 में। अष्टछाप का जहाज वो भी सूरदास को ही कहा जाता है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। अब दोस्तों आयोग एक या दो पूछ सकता है, या इनमें से कौन सा एक, जैसे किसी की रचना, जैसे प्रेमचंद्र की कौन सी रचना इनमें से नहीं है, या कालाक्रम इनका लगाई कुछ रचनाएं दे दी। तो प्रश्न दोस्तों कैसे बन सकता है। और बाकी आयोग एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है, हालांकि किसी किसी में 3 या 4 भी पूछ देता है, तो जरूरी नहीं है, पर आयोग कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? जो जो सिलेबस में आयोग कहीं से भी पूछ सकता है, मतलब कहने कहीं कुछ भी नहीं, इधर उधर का कुछ नहीं, ठीक ठाक ही आता है पेपर, ऐसा भी नहीं होता है कि आप बिल्कुल डर जाएं। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद। रामचंद्र शुक्ल दोस्तों हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़े नाम है रामचंद्र शुक्ल आचार्य। तो ये सिलेबस में हो ना हो, लेकिन इनसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है हिंदी साहित्य के अंदर, क्योंकि बाकी फिर भी इनके बारे में कुछ जो रचनाएं देख लीजिएगा इनकी। पंच परमेश्वर दोस्तों ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र की। मुंशी प्रेमचंद्र की जो कहानी है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र की है पंच परमेश्वर। ये आपको बिल्कुल याद रखना। बाकी नमक का दरोगा और कफन, बूढ़ी काकी, ये सब आपने पढ़ी होंगी। तो ये जगह मुंशी प्रेमचंद्र। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा दोस्तों ये छायावादी हैं, तो ये भी बिल्कुल याद रखना है। कामयानी पहले तक बहुत बार आता था जयशंकर प्रसाद का, कामयानी में 15 सर्ग हैं, ये भी एग्जाम में आता था। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शंकर शब्द का क्या अर्थ है? शंकर किसी का नाम, तत्सम, तद्भव, विदेशी,
या दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। तो यही हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। संकर क्या है? दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द, ये हो जाएगा संकर। विदेशी यानी कि जैसे अभी हमने देखे थे पैगंबर, जो भी अभी ऑप्शन में आए थे कि चेचक कहाँ का है, ये सब वो हो गए विदेशी शब्द। बाकी तत्सम दोस्तों, तत् धन सम। दोस्तों तत्सम क्या होगा? तो तत्सम यानी कि जो भी आपको संस्कृति के समान शब्द लगे वो सभी हो जाएंगे तत्सम। बाकी संस्कृति से परिवर्तित रूप वो लोग होंगे दोस्तों कौन से? तद्भव। तो यहाँ पर उत्तर होगा संकर पूछा है, तो ये हो जाएगा दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। अगला प्रश्न है किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा ही पटवारी में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य से विमुक्त हो या जो कर्तव्य से अविमुक्त हो। तो ये हो जाएगा दोस्तों किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। तो ये हो जाएगा किंग कर्तव्य विमूढ़। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा अलंकार दोस्तों सिलेबस में है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा दोस्तों, रस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो आप कैसे कट गए भैया, 50-50 पहुंच गया। उपमा या फिर रूपक। तो ये हो जाएगा दोस्तों रूपक। रूपक अलंकार होगा इसमें। रूपक में क्या होता है दोस्तों? जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहां पर होता है हमारा कौन सा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास को। तो तुलसीदास को कहा जाता है रूपक अलंकार का सम्राट। तो यहाँ पर होगा दोस्तों रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? संयुक्त वाक्य नहीं है, सरल वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य। इनसे भी दोस्तों जैसे रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सरल, संयुक्त, मिश्र। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। तो संयुक्त वाक्य नहीं है। वह आया और पानी पीकर चला गया, ठीक है। करो या मरो, वह पानी पीकर चला गया, उसने परिश्रम किया परंतु सफल न हो सका। अब देखिए दोस्तों ये और है, परंतु आ गया या। तो कई अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि कई करो या मरो बिल्कुल साधारण सा सीधा सा है, नहीं। तो ये है या, करो या मरो। ये तीनों दोस्तों संयुक्त वाक्य हैं। तो ये हो जाएगा वह आकर पानी पीकर चला गया। मिश्र भी नहीं है, सरल है, बिल्कुल साधारण सा प्यारा सा सीधा सा वाक्य है। वह पानी आकर पानी पीकर चला गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? अब दोस्तों सिलेबस में लेकिन सिर्फ स्वर संधि दी हुई है, लेकिन आपको सभी पढ़ना है। आयोग लगातार स्वर संधि, उससे भी ज़्यादा कोई इतना बड़ा नहीं है। स्वर संधि पढ़ ली, व्यंजन विसर्ग आसान है। तो व्यंजन संधि इनमें से कौन सी होगी? परम धन अणु परमाणु, परम धन अणु परमाणु। तो ये दीर्घ संधि होगी, यानी कि स्वर संधि में दीर्घ संधि। कारावास, काराधन आवास, ये भी काराधन आवास दीर्घ संधि है। शरणार्थी, शरण धन अर्थी, इसमें भी दीर्घ संधि है। तल्लीन, ये होगा दोस्तों व्यंजन, तत्त धन लीन, तत्त धन लीन। तो ये होगा तल्लीन, व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, तभी हिंदी टफ लगती है एग्जाम में कि इस शिफ्ट में टफ था। इस तरह के क्वेश्चन का दोस्तों आजकल चलन है, चाहे कहीं भी देख लीजिए दोस्तों, हमारे राज्य में या और राज्य में। क्योंकि अब इतने सारे साधन हो गए हैं, पढ़ने वाले और तैयारी करने वाले भी बहुत हो गए हैं अब पहले के मुकाबले। उत्तराखंड में ही देख लीजिए, पहले जैसे माना 50 फॉर्म भरे जाते थे, उसी के लिए अब 3 गुना हो गए, 1.5 लाख हो गए, 1.5 लाख से भी ऊपर मतलब कि फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, देख लेते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर, जी हाँ, तो स्वर मिलेंगे तो स्वर ही कहेंगे, व्यंजन तो नहीं कहेंगे। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को दोस्तों स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल सटीक है। अगला व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन। अब यहाँ पर कई अभ्यर्थी यहाँ पर व्यंजन से स्वर इसको गलत कर देंगे, लेकिन कई कहेंगे व्यंजन से व्यंजन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि ही कहते हैं, ये भी सही है।
अगला प्रश्न है विसर्ग के साथ विसर्ग, ये दोस्तों गलत है। विसर्ग के साथ, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन, विसर्ग में लग तो गजब हो जाएगा फिर। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार आता है दोस्तों उसे कहते हैं विसर्ग। तो ये होगा गलत, यहाँ पर विसर्ग नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सटीक उत्तर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म है। मंदिर और मंदिरा, पूजा घर, पुजारी घर, इस तरह से इनमें ढूंढना है दोस्तों। ये जो मंदिर होगा दोस्तों ये होगा, अब पूजा घर करेंगे या फिर देवालय करेंगे। मदिरा का भी, ये मदिरा का तो पुजारी कतई हो नहीं सकता ना देखकर। ये मदिरा का सवारी भी नहीं होगा। ये मंदिर का गुफा का आप करेंगे, मदिरा बड़ी गुफा भी नहीं कर सकते। तो ये होगा दोस्तों मंदिर का देवालय, मदिरा का अस्तुशाला। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची दोस्तों सिर्फ, अब जैसे माना आपके पास लुसेंट की बुक है, आप सभी पढ़ने में लगे हैं, बाकी दोस्तों कोई एक ही शब्द आएगा बीच से उठा के, सिर्फ इसका बताओ, कोई भी आ सकता है। तो आपको उन्हें भी पढ़ लीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा प्रैक्टिस आपकी कराते रहता हूँ। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मा, ब्रह्मा। तो याद रखिएगा, जैसे ब्रह्मा के लिए स्वयंभू भी प्रयुक्त होता है। स्वयंभू किसका है? तो ब्रह्मा का है। और इसके अलावा चतुरानन, ये भी ब्रह्मा का है। गणेश जी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी गणेश जी। तो और यहाँ पर है दोस्तों विष्णु, विष्णु के दोस्तों चक्रपाणी। चक्रपाणी समास में भी आपने पढ़ा होगा। पहले तक जिन्होंने पुराने वाले जो पहले से पढ़ रहे होंगे उस समय समास भी सब पढ़ते होंगे, लेकिन जब से सिलेबस देख के पढ़े हैं तो अब समास नहीं पढ़ रहे होंगे। तो चक्रपाणी आपने जरूर सुना होगा। चक्रपाणी बहुव्रीहि समास होता है वैसे इसमें। चक्रपाणी, मुकुंद और गरुड़ध्वज, दो तीन याद रखे, महत्वपूर्ण है। महेश के लिए दोस्तों बाकी शिव जी के हैं जहाँ पर भी स्वर लगे जैसे मंदिर होते हैं, इस तरह के प्रश्न जो कुछ इस तरह का पूछ लिया गया था कि स्वर से संबंधित कौन है करके। और महेश के लिए दोस्तों चंद्रमौली, चंद्रमौली, त्रिपुरारी, ये सब महेश के हैं। पर यहाँ पर पूछा था हिरण्यगर्भ, तो ये जगह ब्रह्मा का। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निर्देश नीचे दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। किसका चुनना? चिरंतन। चिरंतन का हो जाएगा दोस्तों शाश्वत, शाश्वत का होता है नश्वर। शाश्वत का नश्वर भी होता है दोस्तों, चिरंतन का भी नश्वर होता है। तो दोनों याद रखेगा। शाश्वत अगर आए ऑप्शन में, शाश्वत का क्या नश्वर है, चिरंतन का क्या है, तो ये भी नश्वर है। नैसर्गिक का दोस्तों क्या होगा? नैसर्गिक का होगा कृत्रिम, नैसर्गिक का होगा कृत्रिम। चिरंतन का नश्वर, शाश्वत का नश्वर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निरंतर का क्या होगा फिर? मतलब कि निरंतर, जैसे दोस्तों मैं निरंतर मेरी वीडियो आती है लगातार, इसका क्या होगा? कभी कभी, कभी कभी निरंतर का। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द को पहचानिए। पहचान लेते हैं तद्भव। अब अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था, जो आपको संस्कृत से परिवर्तित रूप लगे, जो संस्कृत के समान है, जैसे कुष्ठ है, उल्लास से लग रहा है कि संस्कृत का थोड़ा बहुत है। अंधकार दोस्तों ये हो जाएगा क्या? हमारे तत्सम। बाकी आलस, अब आलस का जैसे आलस्य हम कहेंगे, आलस्य ये बना ना तत्सम, इसका ये बनेगा, इसका आलस्य तत्सम। बाकी आलस क्या होगा? तद्भव होगा। अंधकार का क्या होगा? अंधकार का इसका बनाएंगे हम तद्भव, क्योंकि अंधकार तत्सम है तो अंधेरा होगा, सिंपल सा है। कुष्ठ का क्या होगा? तो होगा कोढ़। उल्लास का क्या होगा? उल्लास। तो ये हो जाएगा दोस्तों आलस, क्योंकि इसका बनेगा तत्सम आलस्य। अगला प्रश्न है माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। अब आपको अलग लग रहा होगा दोस्तों क्वेश्चन, हालांकि एग्जाम में इस तरह का ट्रेंड है। वाक्यांश, सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक या विशेषण। तो माँ का लड़का मतलब माँ दोस्तों संबंध है ना इनका, तो ये जगह संबंध कारक, तो जगह ऑप्शन नंबर सी। आसान है, थोड़ा सोच समझ कर आप उत्तर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन, उससे अच्छे तो आप हैं। आपकी तारीफ हो रही है यहाँ पर, उससे अच्छे तो आप हैं। मैं कौन सा कारक है? संबोधन, संबोधन हे हो अरे अबे, कुछ किया, संबोधन नहीं किया। अधिकरण मैं पर, ऐसा भी कुछ नहीं है। करण से द्वारा, उससे अच्छे, उससे, उससे किससे? उससे, ये हो जाएगा दोस्तों अपादान से, अपादान। तो ये जगह अपादान कारक है इसमें, उससे अच्छे तो आप हैं किससे, बाकी आप समझ गए होंगे। तो ये जगह अपादान। अगला प्रश्न है वह आए तो मैं जाऊं,
वह आए तो मैं जाऊं। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊं, मतलब कि दोस्तों संभाव्य नहीं, सामान्य भविष्यकाल नहीं, इसमें होगा तो भविष्यकाल तो है, भूतकाल तो है नहीं, पहली बात। भविष्यकाल भी तो है, लेकिन कौन सा भविष्य? हेतु हेतु मत, सामान्य या ये वह आए तो मैं जाऊं, सामान्य भी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों हेतु हेतु मत। मतलब कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है। जैसे वह आए, जब वो आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। तो ये हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा हेतु हेतु मत भविष्यकाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला प्रश्न है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? जबरदस्त क्वेश्चन है, वचन से भी प्रश्न बनता है एग्जाम में, और वचन की पहचान नहीं होती। संज्ञा, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण। तो ये हो जाएगा दोस्तों, संज्ञा से होती है, क्रिया से होती है, विशेषण से भी होती है, तो हो जाएगा क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मांगे दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और इसके अलावा विशेषण दोस्तों कौन से शब्द हैं? ये होते हैं विकारी शब्द होते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है, उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगा? उजाड़, उजाड़ देना, उजड़वाना नहीं, तो ये तो द्विकर्मक होता है। ये जो है तो उजाड़ना, उजाड़ना, उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक होगी उजाड़ना, उजाड़ना इसका सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह कहलाती है? संयुक्त ध्वनियां, संपृक्त ध्वनियां, परस्पर ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां। तो ये हो जाए दोस्तों युग्मक ध्वनियां, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? स्पर्श व्यंजन दोस्तों क से लेकर मौ तक, क से लेकर मौ तक, ये हमारे सभी कौन से, ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, क से लेकर मौ तक जो भी है। अब क से लेकर क यो आएगा बीच में, सो आएगा नहीं, आएगा ना, तो इसके बाद ही आएंगे ऑप्शन नहीं। यहाँ पर भी सो है, ये भी नहीं, ह ये भी नहीं, ये आ गया ह, देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि क से लेकर मौ तक आप जाएंगे तो ये ह भी आपको नहीं मिलेगा, ये सौ भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं, तो ये ऑप्शन हट के बस, बाकी अपने आप ही आंख बंद करके आप टिक कर सकते हैं इसे। जो भी आए जरूरी नहीं है यही आए, क चौ कोई भी आ सकता है, क से लेकर बीच में जो भी है ये सभी हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और बाकी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जरूर से जाना है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, और हो सके तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए,